हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडू फॉर यू क्लासेस में। पिछले कुछ क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कुछ अभिक्रिया के बारे में, जैसे संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया से। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो है एक एक्टिविटी दिया हुआ है, लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। पहले आप क्या कीजिए, है ना, कांटी ले लीजिए, है ना, उसको जो है सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर लीजिए। हो गया। अब जो है क्या कीजिए, 2 जो है टेस्ट ट्यूब लीजिए, है ना, और दोनों में जो है कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए, है ना। कितना लेना है, 10 मिलीलीटर। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। ठीक है। अब क्या कीजिए, 2 किलो को जो है धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए और आप देखिए जो है 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए और फिर देखिए उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो जनरली जब कॉपर सल्फेट को जो है ना, Fe के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ सारा खेल जो है रिएक्टिविटी का है कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन जो है कम क्रियाशील है। जैसे कि यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज है ना, यानी कि आमतौर पे अभिक्रियाशीलता जो है बताता है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटासियम है, और सबसे जो है लीस्ट रिएक्टिव या सबसे कम जो है क्रियाशील कौन है, गोल्ड है ना। तो जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे, है ना, तो रिएक्टिविटी जो है यानी क्रियाशीलता जो है वो घटते जाएगी। तो हमें जो बताया गया है, तो आप देखिए क्या लिया गया, कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना, और इसको रिएक्शन किसके साथ किया गया, Fe के साथ। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि क्या है, Fe जो है आयरन जो है वो क्या है यहाँ पे, और कॉपर जो है यहाँ पे। तो जो ऊपर है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है और जो नीचे है वो कम अभिक्रियाशील है। तो कॉपर जो है वो क्या होगा, आमतौर पे आयरन जो है कॉपर को उसके जगह से क्या करेगा, रिमूव करेगा, उसके जगह से हटाएगा। और यहाँ पे जब कॉपर जो है बाहर निकलेगा और आयरन जो है आकर के क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा और फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस Cu को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील, यानी कि अगर हमको बोला जाए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो क्या करता है, कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित करता है, उसके जगह से डिस्प्लेस करता है, और उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, विस्थापन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक्टिविटी आपने देखा, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो है यही चीज ना बताया गया था कि कॉपर सल्फेट, लोहे का कील का जो है रंग भूरा क्यों हो गया, तथा कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, यानी वो फेडअप क्यों हुआ। तो इसके पीछे का रीजन क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए, जब लोहे को मैंने जो है यहाँ पे जो है लोहे को जो है डाला गया इसमें, तो कॉपर सल्फेट के साथ ये जब रिएक्शन किया CuSO4 को मैं जो है Fe को जब डाला गया तो ये क्या होने लगा, आमतौर पे विस्थापित करना शुरू किया, और इसके वजह से है ना इसका कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ये जो है कॉपर का जो है आमतौर पे बाहर निकल गया और आयरन जो है वो आयरन सल्फेट को फॉर्म कर लिया। उसी तरीके से अगर अब हम कॉपर सल्फेट को अगर जिंक के साथ जो है रिएक्शन करेंगे तो इसमें कुछ लिखे हुए हैं, आइए उसको देखते हैं। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। तो मैंने क्या बताया विस्थापन अभिक्रिया, कि लोहा जो था वो अधिक अभिक्रियाशील था और कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील को अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या किया, विस्थापित कर दिया, है ना, और उसके जगह पे खुद आ गया। ठीक है। उसका उसी तरीके से कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, है ना, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन दिया हुआ है। तो जिंक अगर कॉपर सल्फेट से जो है रिएक्शन करेगा तो आप देखिए, अगर यहाँ पे गौर किए तो जिंक कहाँ है, यहाँ पे जिंक जो है ऊपर है और कॉपर सल्फेट कहाँ है, कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो इसमें भी जो है जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट को जो है फॉर्म करेगा। यहाँ पे गौर कीजिए, क्या फॉर्म किया, जिंक सल्फेट को फॉर्म किया और कॉपर जो है आपका बाहर निकल गया। अब मान लीजिए हम एक और रिएक्शन लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं कि अगर ZnSO4 यानी कि जैसे मैंने लिखा कि
कि ZnSO4 आप ले लिए और उसको रिएक्शन किए किसके साथ, जैसे मैंने लिखा ZnSO4 है ना, और ZnSO4 प्लस है ना क्या कि Fe ले लिए। अब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, तो हम पहले देखेंगे कि जिंक और आयरन में अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो यहाँ पे देखिए जिंक क्या ऊपर है और आयरन कहाँ है, नीचे है। तो जाहिर सी बात है जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो जब ऐसे रिएक्शन रहेंगे जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कंपाउंड को फॉर्म किए हुए है और कम अभिक्रियाशील के साथ उसको रिएक्शन कराया जाएगा, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया तभी पॉसिबल है जब अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील को जो है विस्थापित कर सकता है। अगर कम अभिक्रियाशील जो है वो जो है अधिक अभिक्रियाशील को जो है विस्थापित नहीं कर सकता है, तो इसे ही जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि जिंक तथा लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है ना। जैसे यहाँ पे दो रिएक्शन दिखाया गया, एक जिंक का दिखाया गया, एक लेड का, है ना। तो यहाँ जिंक और लेड जो है वो क्या कर रहे हैं, आमतौर पे कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर को जो है विस्थापित कर रहे हैं और यहाँ पे जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो अगर आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन, यहाँ पे देखिए वो क्या था, सिंगल हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ओनली, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि द्विविस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे एक और अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, एक पर एक नली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट आपको ले लेना है ना, और एक अन्य में जो है 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड ले लेना। अब जो है दोनों को हम ले लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे लेने के बाद जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 को लिए और बेरियम क्लोराइड BaCl2 को लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब लिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, है ना, जनरली जो है यहाँ पे देखिएगा कि आयंस जो है ना, वो क्या हो रहे, एक्सचेंज हो रहे। यहाँ का जो है सोडियम उठ के जो है यहाँ पे आ रहा है और बेरियम जो है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, आयंस का जो है आदान प्रदान हो रहा है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है ना, चेंज करेंगे, एक्सचेंज होंगे, है ना, उसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और हो रहा है, तो आप देखिए जब इस जो है रिएक्शन को आप करेंगे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जो है आप रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो है ऐसे पदार्थ जो है बन रहा है जो जल में क्या अविलय है ना। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन किया तो एक अविलय पदार्थ बनेगा बेरियम सल्फेट, है ना, जो पानी में घुलता नहीं है। तो यहाँ पे जो जिस रिएक्शन में यानी कि यहाँ पे अवक्षेप बन रहा है, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप जो है क्या होगा, फॉर्म करेगा, उसे जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्शन किया तो क्या फॉर्म किया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को फॉर्म किया। इसमें से जो है आमतौर पे जो है एक अविलय बेरियम सल्फेट जो है फॉर्म करेगा जो कि अवक्षेप है, और इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड मिलेगा वो जल में क्या होता है, विलय होता है, जल में आसानी के साथ क्या होता है, नमक जो है आसानी के साथ घुल जाता है। तो ये जो दो रिएक्शन थे, एक था डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया और एक था डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया।